हाइपरटेंशन उर्दू में इसको क्या कहते हैं, ज़िक़्तुन दम क़वी। तो सबसे पहले तो है कि इसका जो है किस तरह से आप पहचानेंगे कि कोई पेशेंट जो है हाइपरटेंसिव है या नहीं है। तो एक सर्टेन जो है लेवल बताया गया है ब्लड प्रेशर का, उस रेंज से आगे पीछे होगा तो तभी हम कहेंगे कि हाइपरटेंसिव है पेशेंट, वरना क्या कहते हैं नहीं है। ये WHO की एक रेंज है, वो पूरी एक डिटेल में चाहिए तो हम सरसरी तौर पे आपको बता देते हैं। तो कितना है नॉर्मल रेंज, कितना होना चाहिए ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए। जनरली ये कहा गया है कि 120 और 80 mmHg, यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है, सिस्टोलिक प्रेशर जो है 120 से नीचे हो या 120 तक हो, डायस्टोलिक जो हो बिलो 80 या 80 तक हो। तो ये हम आप कह सकते हैं कि वो पेशेंट जो है नॉर्मल। हाइपरटेंशन होने के लिए, हाइपरटेंसिव कहलाने के लिए 130 से अबव होता है, यानी 130 से लेके 139, समझ गए। इससे अगर एबव होगा यानी 139 से एबव होगा तभी हाइपरटेंसिव कहलाएगा। अब इनके बीच में यानी 139 से जो कम है वो प्री हाइपरटेंशन वाला स्टेज कहलाता है, ठीक है। तो प्री हाइपरटेंशन में वो उसको तो कंसिडर नहीं करेंगे, दवा स्टार्ट नहीं करेंगे। क्या करेंगे उसके लिए, जो हिफ्ज़ मा तक़द्दुम है, यानी जो उसका प्रिवेंटिव मेजर्स है, जैसे साल्ट रेस्ट्रिक्शन कराना है, आपको साल्ट बहुत कम खाना है। कितना होना चाहिए पर डे साल्ट का इंटेक जो होता है, नॉर्मल जो साल्ट बोलते हैं, साल्ट का इंटेक कितना होता है, NaCl है साल्ट का फार्मूला 5 ग्राम है, इससे एक्सीड नहीं करना चाहिए, समझ गए। यानी एक्स्ट्रा नमक नहीं लेना है। साथ में क्या कहते हैं, एक्सरसाइज उसको कराना है। अगर प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है, यानी उसके मम्मी पापा को या किसी और को भी है, हेरिडेटरी में अगर उस फैमिली में रन कर रहा है, तो क्या करेंगे, उसको जो है प्रिवेंशन के लिए या रिस्क फैक्टर के एलिमिनेशन के लिए या तो इसको एक्सरसाइज करवाइए, उस तरह का डाइट रिकमेंड करना है, ठीक है। तो हाइपरटेंशन तभी कहलाएगा जब 140 से ज़्यादा होगा, 140 से और 90 से, यानी 140 से लेके 140 सिस्टोलिक हो गया, इससे एबव हो गया, और 90 डायस्टोलिक 90 से एबव हो जाएगा, तभी हाइपरटेंसिव कहलाएगा। अब इसके जो है स्टेजेस हैं, जैसे हाइपरटेंशन में भी स्टेज के हिसाब से, ये क्या स्टेज 1, स्टेज 2, ठीक है। ये पूरा याद रखिएगा। वैसे जनरली इतना आसान क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन अगर पूछ देता है तो ये मिस होना नहीं चाहिए। तो स्टेज 1 में अब इसी में जो जैसे 140 है, 140 से लेकर के 159, 140 से लेकर के 159 ये हो जाएगा तो स्टेज 1 हो जाएगा, और 160 से अबव हो जाएगा तो स्टेज 2 ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन पूछता है रूल ऑफ हाफ क्या होता है, या फिर क्वेश्चन एक पूछ लेगा कि रूल ऑफ हाफ कौन से डिजीज से रिलेटेड है। तो रूल ऑफ हाफ जो है, हाइपरटेंशन ऑफ हाफ ये कहते हैं कि एक्चुअल में जो आपके समाज में, जो किसी भी लोकेलिटी में जितने भी हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, सब अवेयर नहीं है कि मुझे हाइपरटेंशन है। आप जब स्क्रीनिंग करेंगे या फिर जब उसका ब्लड प्रेशर मेजर करेंगे आप जब उसको, तो आपको बहुत से ऐसे पेशेंट मिलेंगे जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी उसको सिम्टम्स नहीं है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिसके पास सिम्टम्स है लेकिन फिर भी वो इग्नोर कर रहे हैं। कुछ लोग को तो पता नहीं है, कुछ लोग को अगर पता भी है तो वो इग्नोर कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो मेडिसिन ले रहे हैं, दवा ले रहे हैं, लेकिन रेगुलरली नहीं ले रहे हैं। तो कई कैटेगरी हो गई ना। तो ये एक रूल बनाया गया है कि रूल ऑफ हाफ जो कहते हैं, किसको कहते हैं, रूल ऑफ हाफ में ये होता है या हाफ HVES। इसमें क्या होता है, सपोज कीजिए कि हम इसको एक पॉपुलेशन को A से डिनोट करते हैं, टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन। A को, B को हम कर दिए हाइपरटेंसिव,
डी हो गया आपका सिम्टोमेटिक, डी हो गया डायग्नोस्ड। सपोज कीजिए कोई एक पॉपुलेशन है, हम ये डिनोट कर रहे हैं, उस पॉपुलेशन में अगर आप स्क्रीनिंग करेंगे और आपको जो है बी पॉपुलेशन जो है हाइपरटेंसिव मिला, अब उसमें से कुछ लोग सिम्टोमेटिक होंगे, एसिम्टोमेटिक होंगे, समझिए, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। उसमें से जो है सिम्टोमेटिक सी को डिनोट कर रहे हैं, तो ये एक डिनोशन वाला जो है, अब नीचे से ऊपर जाइए या ऊपर से नीचे जाइए तो आधा आधा होते जाएगा। नीचे से ऊपर जाएंगे तो डबल होता जाएगा, या ऊपर से नीचे आएंगे तो आधा होते जाएगा। सपोज कीजिए कि हमने स्क्रीनिंग में कोई एक पॉपुलेशन है, हमने उस स्क्रीनिंग में क्या किया कि हमको 100 पेशेंट जो है ऐसे लोग मिले जिसका ब्लड प्रेशर जो है, जो रेंज आ रहा था 140 के अबव आया था। तो हमने ये कहा कि उस पॉपुलेशन में, ए पॉपुलेशन में, जैसे यहाँ पे 800 लोगों की आबादी थी, इसमें से 100 लोगों को हमने देखा कि हाइपरटेंशन उसको हुआ है। बी पॉपुलेशन हमारा आ गया टोटल हाइपरटेंसिव का। तब उसमें से जो सिम्टोमेटिक्स होंगे 50% होंगे, यानी 50 होगा, ठीक है। फिर ये जो डायग्नोस्ड होगा, एक्चुअल में जो उसको पता चलता है, जब वो मालूम करता है कि हाँ हमको सही में ये डिजीज ही है, हाइपरटेंशन ही से हम क्या कहते हैं ग्रसित हैं, वो ऐसे कैसे कितने लोग होंगे? 25 लोग होंगे। फिर उनमें से जो है जो डायग्नोस हो गया उसके आधे लोग जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, तो 12.5 13 मान लीजिए। और जो लोग स्टार्ट कर दिए उसके आधे लोग ही बिल्कुल क्या कहते हैं सही से दवा लेते हैं, ठीक है। तो कितना आ गया? 6.25। तो यही है रूल ऑफ हाफ। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर इसको अगर थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर देगा तो मैथमेटिकल टूल के हिसाब से दे देगा कि इतने जो है हाइपरटेंसिव है, तो उसमें क्या कहते हैं एडिक्वेटली ट्रीटेड कितने हैं, वो निकाल करके दे दीजिए। अब इसी को किसी भी तरह से वो क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बस ये है कि रूल ऑफ हाफ होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी और हाइपरटेंशन में तो कोई खास है नहीं। इसकी क्लासिफिकेशंस कभी कभी जो है इसकी क्लासिफिकेशंस भी पूछ लेता है। 2 तरह के होते हैं, पहला है हाइपरटेंशन, दूसरा है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन 10% सिर्फ परसिस्ट करता है, ठीक है। ये 80 to 90%। इसकी इटियोलॉजी प्राइमरी हाइपरटेंशन बोलते ही है उसको कि जिसकी इटियोलॉजी अननोन हो, यानी जिसका एक्चुअल काउज जो है वो हमको पता नहीं है, वो प्राइमरी हाइपरटेंशन में आता है। और जिसका काउज एक्चुअल में हमको पता है वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन में आता है। प्राइमरी हाइपरटेंशन प्राइमरी डिजीज है, यानी पहले होता है, और सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या है? किसी न किसी दूसरे डिजीज के नतीजे के बाद जो है कॉम्प्लिकेशंस है कोई डिजीज का। जैसे कोई किसी को अगर रीनल प्रॉब्लम है, किसी की किडनी में कोई प्रॉब्लम आ गई है, किडनी डिजीज किसी को ऑलरेडी है, तो उसको क्या होगा, चांसेस है कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन उसको डेवलप हो जाए। या लीवर में कोई प्रॉब्लम है तो हो सकता है क्या, जैसे पोर्टल हाइपरटेंशन लीवर की वजह से होता है ना, तो उसी तरह से इसको क्या सेकेंडरी में जो होगा रीनल हाइपरटेंशन। तो ये किसी न किसी सेकेंडरी कॉज की वजह से होता है। और प्राइमरी में क्या है कि एक्चुअल कॉज हमको नहीं मालूम है, लेकिन है प्राइमरी, वो उसको भी डिफाइन करते हैं। उसके लिए भी कॉजेज जो है जेनेटिक, जैसे 4 कॉजेज इसके बयान करते हैं। जेनेटिक है, एनवायरमेंटल फैक्टर है, रिस्क फैक्टर है, ठीक है, और रेशियल है। ये इसके कॉजेज हैं, किसके? प्राइमरी के। ज्यादातर लोग अगर 100 पेशेंट हाइपरटेंशन के आपको मिलेंगे तो उसमें जो है सॉरी, ये उल्टा कर दिया मैंने, सॉरी।
इसको ऊपर ले लीजिए इसको। हाँ, प्राइमरी ये जो है 80% से 90% और ये 10% है सेकेंडरी। सबसे ज्यादा जो है प्राइमरी हाइपरटेंशन ही होता है, समझिए। तो इसमें क्या है कि ये जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है, ये हाइपोथेसिस एक मान लिया गया या कुछ मोस्ट प्रोबेबल जो इटियोलॉजी मानते हैं, तो उसमें इन सब चीज़ों को कवर करते हैं कि जेनेटिक फैक्टर्स कहीं ना कहीं काम करती है इसके लिए। दूसरा है एनवायरमेंटल फैक्टर भी काम करती है। तीसरा है रेशियल है। चौथा है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, कहते हैं ना, स्मोकिंग है, सीडेंट्री लाइफ है, ओबिसिटी है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ अगर किसी को है, या डिसलिपिडीमिया, लिपिड्स का बढ़ जाना या घट जाना। डिसलिपिडीमिया क्या होता है? लिपिड्स का जो रेंज है, लिपिड प्रोफाइल कराते हैं ना, उसको या तो बढ़ जाए, हाइपर हो जाए, या हाइपो हो जाए, उसी को डिसलिपिडीमिया बोलते हैं। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स में आ जाएंगे। उसी तरह से सेकेंडरी में क्या है, कोई ना कोई सेकेंडरी डिजीज की वजह से, जैसे ऑलरेडी कोई पेशेंट जो है हार्ट का पेशेंट है, कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का पेशेंट, तो हो सकता है उसके अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ गया, या सपोज कीजिए कोई डायबिटिक पेशेंट है, बाद में वो हाइपरटेंसिव भी हो गया, तो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, ये हार्मोनल कॉज की वजह से उसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो रहा है। तो ये एक क्लासिफिकेशन इस तरह से। और एक क्लासिफिकेशन देते हैं मैलिग्नेंट और नॉन मैलिग्नेंट। कहीं कहीं पे ये तो है इटियोलॉजी के बेसिस पे है, आप कहीं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 200 तक है, समझ गए, तो उसको जो है नॉन मैलिग्नेंट मानते हैं। और मैलिग्नेंट में क्या होता है कि सडनली 160 से ऊपर अगर चला जाए, सडनली चला जाता है। कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट है लेकिन उसके ऑलमोस्ट नॉर्मल रहते हैं, ये कभी फ्लक्चुएट करता है, लेकिन अचानक से बढ़ गया, या कोई एक पेशेंट है कि अचानक से आप उसका ब्लड प्रेशर ले रहे हैं 200 से ज़्यादा है, और साथ में क्या कहते हैं, कुछ साइन एंड सिम्टम्स मिल रहे हैं, साथ में कुछ जैसे पेपिलोइडेमा है, यानी आँख फुली हुई है, आँख में जो है एडिमा आ गया, ठीक है, तो इस ऐसे वाले पेशेंट को क्या बोलेंगे, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। यानी उसको जो हाइपरटेंशन है उसको किस कैटेगरी में रखते हैं, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में। साथ में और भी कई सारे क्या कहते हैं, ये हो सकते हैं, हेमरेज हो सकता है, रेटाइनल हेमरेज, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो आँख के अंदर जो है जो हेमरेज, रेटाइनल हेमरेज, वो देखने को मिल सकता है। और साथ में इंसेफेलोपैथी, ब्रेन का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, तो इसको मैलिग्नेंट बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें भी वही है, बेनाइन जो होता है, जनरली जो है प्राइमरी हाइपरटेंशन बेनाइन वाले में आएगा, और ये भी 90%, जो अगर हम इस दो कैटेगरी में पेशेंट को डिवाइड करते हैं कि कौन सा कितना ज़्यादा होता है, तो मैलिग्नेंट और नॉन मैलिग्नेंट। तो बेनाइन वाला जो होगा, बेनाइन जिसको नॉन मैलिग्नेंट बोलेंगे, वो सबसे कम होगा, और मैलिग्नेंट जो है, सॉरी, बेनाइन वाला जो होगा यानी नॉन मैलिग्नेंट, वो सबसे ज़्यादा पेशेंट्स होंगे, और मैलिग्नेंट वाले में सबसे कम पेशेंट होते हैं, ठीक है। जिनको अचानक बढ़ता है, हाँ, जिनको अचानक बढ़ता है, इससे कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आ जाइए डायबिटीज मेलाइटस। क्या होता है डायबिटीज मेलाइटस? क्रोनिक हाइपरग्लाइसेमिया, जनरली WHO डेफिनेशन क्या दे रहा है, इसमें क्या होता है कि किसी भी पेशेंट का, कोई भी बंदे का जो कंसिस्टेंसी के साथ लगातार जो है उसका ब्लड शुगर जो लेवल जो है सर्टेन लेवल से हाई रहता है, हाइपरग्लाइसेमिया बोलते हैं। कि अगर क्रोनिक हाइपरग्लाइसेमिया का कोई पेशेंट है तो उसको डायबिटीज मेलाइटस की कैटेगरी में रखते हैं। और उसके साथ साथ कुछ साइन एंड सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे एक कॉमन साइन एंड सिम्टम्स डायबिटीज मेलाइटस के क्या है, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, कहते हैं प्यास ज़्यादा लगती है, डायबिटिक पेशेंट को प्यास ज़्यादा लगती है, तो पॉली और पेशाब भी ज़्यादा लगता है, पॉलीयूरिया हो गया, पॉलीफेजिया, भूख भी अच्छी खासी उसको लगती है, समझ गए। तो ये सब चीज़ उसको साइन एंड सिम्टम्स उसके ये आते हैं। अब WHO ने जो इसको क्लासिफाई किया है, इस डायबिटीज मेलाइटस को, जो एक्चुअल में जो क्रोनिक हाइपरग्लाइसेमिया है,
तो उसको जो क्लासिफाई किया है इसने 4 कैटेगरी किया है, या फिर इसको कह सकते हैं 3। पहला जो है, पहला तो ही डायबिटीज मेलाइटस है पहले नंबर पे। डायबिटीज मेलाइटस, इसके 2 सब टाइप्स बयान किए गए हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, इसको टाइप 1 भी बोलते हैं, इसको टाइप 2 भी बोलते हैं। दूसरी कंडीशन है IGT, फुल फॉर्म है इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। तीसरी किस्म है इसकी गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, तो जो मेन डायबिटीज जिसको हम कह रहे हैं वो उसके 2 सब टाइप्स हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। तो इंसुलिन पे ही सारी कहानी यहां पे आ रही है। क्यों? कि जो ब्लड में आपका ग्लूकोज का रेगुलेशन होता है वो कौन करता है? इंसुलिन हार्मोन ही करता है। ये इंसुलिन हार्मोन कहां से सेक्रेट होता है? बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाटिक इजलेंट, वहीं से होता है। तो वहां पे क्या होता है, इंसुलिन डिपेंडेंट और नॉन इंसुलिन, या तो इंसुलिन कम बने, जैसे ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहता है इंसुलिन की वजह से, लेकिन सपोज कीजिए कि 2-3 कंडीशंस हम बयान करते हैं कि इंसुलिन बिल्कुल बनना बंद हो गया, या इंसुलिन जो है कम बन रहा है, या ज़रूरत से ज़्यादा बन रहा है, तो प्रॉब्लम्स कई तरह की हो सकती है। तो उसी के इंसुलिन पे ही डिपेंडेंट है ये पैथोजेनेसिस या पैथोफिजियोलॉजी डिफाइन किया गया। उसी के हिसाब से टाइप 1 टाइप 2 ये बताते हैं। सबसे ज़्यादा केसेस जो आते हैं वो टाइप 2 के आते हैं, सबसे ज़्यादा केसेस जो आते हैं टाइप 2 के आते हैं। टाइप 1 थोड़ा खतरनाक होता है, ठीक है। और गेस्टेशनल में क्या होता है? हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान में जो है कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है प्रेगनेंसी के वक्त में उसको जो है वो मोस्ट प्रोन होती है, यानी डायबिटीज मेलाइटस उसको होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। अब आइए इसकी जो है डायग्नोसिस कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि डायबिटीज मेलाइटस है? तो ऑब्वियसली आपको क्या कहते हैं, ग्लूकोज लेवल चेक करना है ब्लड में। तो क्या क्या है, 2 तरह से करते हैं उसका। डायग्नोसिस, ब्लड शुगर टेस्ट, और दूसरा है यूरिन। तो ब्लड में क्या करते हैं, दो तरह के टेस्ट करते हैं ब्लड के लिए। एक तो फास्टिंग होता है और एक पोस्ट पेरेंडियल। इसमें भी 2 तरह से, पोस्ट पेरेंडियल वाले भी 2 तरह से करा सकते हैं। जो आपको क्या कहते हैं डायबिटिक है, किस किस रेंज में, उसी के हिसाब से आपको जो है ये बताया जाएगा कि डायबिटिक है या नहीं है। अब सपोज कीजिए फास्टिंग में हम देखते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर, ठीक है। तो इसमें जो है लेस देन 110 आता है, तो इसको क्या कहेंगे, नॉर्मल। या तो चाहिए एक टेबल बना लीजिए इस तरह से,
तो फास्टिंग में किसी को करवा रहे हैं तो क्या होता है, नॉर्मल कितना है 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, सारे पैरामीटर्स जो है मिलीग्राम पर डेसीलीटर में आपको होगा। तो कितना है 110 से कम है, बिलो 110 से कम है तो नॉर्मल बोलते हैं। लेकिन सपोज कीजिए कि 110 है या उससे ज़्यादा है, 110 से लेकर के 126 इसके रेंज में रहता है तो इम्पेयर्ड ग्लूकोज फास्टिंग ये कहते हैं, क्योंकि फास्टिंग करा रहे हैं तो ये क्या हो गया, इम्पेयर्ड ग्लूकोज फास्टिंग, समझिए, टॉलरेंस टेस्ट जो कराते हैं, या इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज, इसको इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज भी बोलते हैं। ठीक है, मोर देन या मोर देन 126 फास्टिंग किसी का करा रहे हैं 126 से ज़्यादा होगा, ब्लड शुगर लेवल उसका जो है 126 से ज़्यादा होगा, तभी उसको हम डायबिटिक कहेंगे, और नॉर्मल कहेंगे 110 से नीचे होना चाहिए। लेकिन अब इन दोनों के बीच का क्या है, जिस तरह से प्री हाइपरटेंशन में बताया था ना, उसी तरह से ये वाला जो ग्रुप है इस पर आपको बहुत मॉनिटरिंग करनी है कि ये पेशेंट जो होते हैं ये मोर प्रोन टू डेवलप डायबिटीज मेलाइटस, आगे चल के इसके अंदर जो है पॉसिबिलिटी ये होती है कि ये डायबिटिक हो जाए। तो इस वजह से ये अगर रेंज आपको मिल रहा है तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, उसका मैनेजमेंट अच्छे से करना है। ठीक है, अब उसी तरह से पोस्ट पेरेंडियल में यानी 2 घंटे के बाद उसका फिर से सैंपल लेना है। तो पोस्ट पेरेंडियल में नॉर्मल कब होगा 140, बिलो 140 है तो ठीक है, नॉर्मल है। 140 से 200 अगर आ गया तो ये इंपेयर्ड ग्लूकोज वाले इस वाले लेवल में आ गया। ठीक है, इंपेयर्ड पोस्ट पेरेंडियल ग्लूकोज वाला कैटेगरी में आ गया। ये डायबिटिक कब कहलाएगा, ये मोर देन 200, इससे ज्यादा है, 200 से ज्यादा है पोस्ट पेरेंडियल तो हम कहेंगे कि डायबिटिक है। अब सपोज कीजिए कि जो मोस्ट रिलायबल है, कुछ लोग यह आईजीटी करते हैं ना, इंपेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ये इसके लिए फास्ट, ये जो पोस्ट पेरेंडियल है इसमें क्या करते हैं 75 मिलीग्राम आईजीटी के लिए एक्चुअल में जो होता है इंपेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो होता है इसमें 75 ग्राम ग्लूकोज, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो इंपेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो हम कराते हैं तो उसमें ग्लूकोज कितना खिलाते हैं खाने के बाद, जो हम सैंपल लेते हैं तो 75 ग्राम जो है ग्लूकोज 200 वाटर में मिला करके उसको पिलाते हैं। और रिलायबल मेथड भी यही है, 200 या 300, तो उसको जो है रिलायबल मेथड भी यही है कि आप इस तरह से करके तो करेंगे तो उसमें आप क्या कहते हैं, आपको क्या लेवल आएगा, यही लेवल आएगा एक्चुअल में, ये वाला लेवल जो है पोस्ट पेरेंडियल का ये जो बताएं यही लेवल आएगा आपका। ठीक है, अब एक आता है रैंडम, इससे क्या मतलब है, रैंडम में 200 से ज्यादा या 200 या 200 से ज्यादा, इसमें और कोई कैटेगरी नहीं दिखाया है ये। लेकिन रैंडम में पेशेंट जो है सिम्टोमेटिक होना चाहिए, पेशेंट जो है सिम्टोमेटिक होना चाहिए। कोई पेशेंट जो है उसको सिम्टम्स हैं डायबिटीज मेलाइटस के, तो आप उसका रैंडम कराइए, ग्रेटर देन 200 आपको आ गया, और साथ में पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया या कभी कभी सुनपन भी अगर एक्सट्रीम थोड़ा आगे चला गया है तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है। तो वैसे कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत लेट होते हैं, 10 साल 15 साल कोई अनट्रीटेड डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट है तब जाकर के न्यूरोपैथी डेवलप होते हैं। लेकिन फिर भी सपोज कीजिए हो सकता है पेशेंट अवेयर नहीं हो और आपके पास आया और आपने रैंडम कराया और सिम्टम्स उसके मिल रहे हैं, ग्रेटर देन 200 है आपका, तो आप उसको ड्रग स्टार्ट कीजिए। ठीक है, हो गया। यूरिन में क्या कराते हैं, यूरिन में इसका क्या कराते हैं,
यूरिन में भी शुगर देखते हैं, यूरिन में भी शुगर देखते हैं। ग्लाइकोसूरिया, क्या बोलते हैं उसको? ग्लाइकोसूरिया, ग्लूकोज इन यूरिन। उसी तरह से कीटोन बॉडी देखते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? कीटोन्यूरिया। अगर बढ़ा हुआ है सर्टेन लेवल से, कीटोन्यूरिया है, हाँ कीटो। कीटोन्यूरिया, हाँ, यानी कीटोन बॉडीज जो है यूरिन में आप डिटेक्ट कर रहे हैं तो उसको कीटोन्यूरिया बोलते हैं। और एक स्पेसिफिक, अच्छा ये यूरिन वाला है, सॉरी, जो यहाँ नहीं वाला, हाँ वो यूरिया वो वाला नहीं, जो यूरिन के अंदर कीटोन बॉडी आ गया तो कीटोन्यूरिया, समझिए। और एक टेस्ट होता है आजकल अक्सर डॉक्टर कराते हैं, हाँ HB1AC। ये क्या होता है? इसमें क्या होता है कि ऑलरेडी डायबिटिक है कि नहीं है, ये इस चीज़ को क्या कहते हैं हम लोग उसके थ्रू HB कैसे लिखते हैं? HB1AC। तो इसमें जो है कि कंट्रोल डायबिटिक है कि नहीं, मतलब कंट्रोल रह रहा है कि नहीं। वो अगर कोई पेशेंट है डायबिटीज़ का और वो दवा भी ले रहा है तो उसकी कितनी रेंज होनी चाहिए, ये रेंज देख करके हम लोग पता लगा लेते हैं कि वो कंट्रोल्ड है या नहीं है। ठीक है, बेसिकली ये ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, HB का क्या मतलब हुआ? ये ग्लाइकोसाइलेटेड, या तो इसको किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन जो है टेस्ट। ठीक है, अब आ जाइए।